अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे। अब इसका जो मॉर्फोलॉजिक हॉलमार्क्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन के वो क्या होते हैं कि जो आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनमें वेसोडाइलेशन होती है और जो ल्यूकोसाइट्स रहते हैं, जितना भी फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में जाकर एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिसको हम एक्सुडेट भी कहते हैं। अब आगे इन्होंने डिफरेंट तरह की इन्फ्लेमेशन दी हुई है, सीरियस इन्फ्लेमेशन, फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स। सीरियस इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? सीरियस इन्फ्लेमेशन में ये होता है कि बेसिकली जब वो एक्सुडेट जो है, बेसिकली वो जो फ्लूइड है वो आपका जाके किसी बॉडी कैविटी की स्पेस पे जाके वो एक्यूमुलेट कर जाता है, जिस तरह पेरिटोनियम हो गया, प्लूरा हो गया, पेरिकार्डियम हो गया। इनकी जो स्पेस, ये जो बॉडी कैविटीज़ हैं, यहाँ पे जो इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं, अगर वहाँ पे जाके कोई फ्लूइड, कोई एक्सुडेट, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट कोई जाके वो एक्यूमुलेट करने लग जाए तो उसको हम कहते हैं सीरियस इन्फ्लेमेशन। और उस फ्लूइड में ये देखा गया है कि जो ये वाला फ्लूइड होता है इसमें माइक्रोब्स और जो लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं यूजली नहीं होते। जो सीरियस इन्फ्लेमेशन में लार्ज का जो एक्सुडेट फ्लूइड जो होता है कि इट डज नॉट कंटेन माइक्रोब्स और लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। और इसका ये देखा गया है कि ये जब वो उन कैविटीज में जाके फ्लूइड जब एक्यूमुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एफ्यूजन। और ये ज़रूरी नहीं कि इन्फ्लेमेशन के उसमें ही हो, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी आपका एफ्यूजन हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि हार्ट फेलियर में या रिड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स में, या क्या कहते हैं किडनी कुछ और लिवर की डिजीज में होता क्या है कि ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड आउटफ्लो इन हार्ट फेलियर या रिड्यूस्ड प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स इन सम किडनी एंड लिवर डिजीज, इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी ये जो प्लूरा है, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम के दरमियान में जो स्पेसेस हैं वहाँ पे भी इस तरह के क्या कहते हैं ये वाला जो फ्लूइड है वो आके एक्यूमुलेट कर सकता है। क्योंकि विनो कि जब रिड्यूस्ड ब्लड आउटफ्लो होगी तो रिड्यूस्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, और जब रिड्यूस्ड प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स और जब रिड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स होंगे तो उसमें आपका जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी लो होगा, तो उसकी वजह से भी आपका जो फ्लूइड है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकता है। बाकी फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन होती है। फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन में क्या होती है कि नाम से पता चल रहा है फाइब्रिन, इसमें बेसिकली जो एक्सुडेट होता है वो जो फ्लूइड बनता है उसमें होता क्या है कि ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, आपकी जो फाइब्रिन होती है ना, जो फाइब्रिनोजेन होती है वो उस फ्लूइड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होती है। कि लेट सपोज कोई भी प्रोकोगुलेंट स्टिमुलस आया हो उसकी वजह से होगा क्या, क्योंकि फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो उसकी वजह से अगर कोई प्रोकोगुलेंट स्टिमुलस हो या ड्यू टू एनी रीजन वेस्कुलर लीकेज इतनी बड़ी हो, उसके फाइब्रिन जो है वो आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में चला जाए तो उस फ्लूइड को हम कहेंगे फाइब्रिनस एक्सुडेट। और ये भी यूजली जो बॉडी कैविटीज होती हैं, जिस तरह मेनिंजीज की होगी, पेरिकार्डियम की होगी, प्लूरा की होगी, ये वहां पे देखा जाता है। और नॉर्मली होता है कि जो फाइब्रिनस एक्सुडेट है वो फाइब्रिनोलाइसिस से या मैक्रोफेजेस उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर वो फाइब्रिनोजन जो है वो वहां से रिमूव ना हो पाए फ्लूइड से, तो होगा क्या कि जो फाइब्रिन होगी इट विल स्टिमुलेट इन ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड इट विल लीड टू स्कारिंग। अगर फाइब्रिन सही से रिमूव नहीं की गई तो फिर उस जगह पे स्कारिंग हो जाएगी। फिर आपकी आती है प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन एंड एब्सेस। प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि इसमें पस की प्रोडक्शन होती है। पस क्या होती है? पस भी बेसिकली एक एक्सुडेट होता है और वो क्या कर रहा होता है, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उस पे पास लिक्विफाइड डेब्री ऑफ नेक्रोटिक सेल होता है और वो एडेमा फ्लूइड होता है। और ये कब कब देखा जाता है? जब भी ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो कि लिक्विफैक्टिव टिश्यू नेक्रोसिस कॉज कर सके, वहां पे पस प्रोडक्शन देखी जाती है। और जो लोकलाइज्ड पस होती है ना, कि कहीं लेट सपोज कई जगहों पे लोकलाइज्ड कंसेंट्रिक, मतलब वो लोकलाइज्ड प्रोडक्शन होगी पस की, जिस तरह इस पिक्चर में दिखाई हुई कि डिफरेंट जगहों पे लोकलाइज्ड पस स्कैटर्ड नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एब्सेस। कि एब्सेसेस आर लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस which are caused by suppuration buried in tissue, organ or confined space। और क्या कहते हैं इसमें क्या होता है कि they have central liquefied region composed of necrotic leukocytes and tissue cells। There's usually a zone of preserved neutrophils around the necrotic focus, and outside this region there may be vascular dilation, parenchymal and fibroblast proliferation indicating chronic inflammation and repair। तो इसका बस याद रखना था कि ये एब्सेस और प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन होती क्या है। लास्ट आपका अल्सर्स होती है। अल्सर्स क्या होती है कि जब भी आपकी स्लाविंग ऑफ या शेडिंग ऑफ इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू हो सरफेस पे से, उसकी वजह से कोई डिफेक्ट बने, उसको हम अल्सर कहते हैं कि इट इज अ लोकल डिफेक्ट। और एक्सकेवेशन को क्या कहते हैं? उस तरह करके निकालना ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्लाविंग ऑफ
और शेडिंग ऑफ इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू। यूजली जब म्यूकोजा आपका स्लाव ऑफ होता है, म्यूकोजा ऑफ माउथ हो गया, म्यूकोजा ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, वहां पे अल्सर ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। या आपके स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी अल्सर ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह डायबिटीज के केस में या सिकल सेल एनीमिया के केस में हो जाते हैं। और अल्सरेशन की एक्यूट स्टेज में क्या होता है और क्रॉनिक स्टेज में किस तरह की वो होती है उनकी मतलब ये कहते हैं किस तरह वो नजर आते हैं। बेसिकली एक्यूट स्टेज में ये होता है कि जब अल्सर्स बन रहे होते हैं तो वहां पे इंटेंस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होती है और जिस मार्जिन पे वो अल्सर बनेगा वहां पे वेस्कुलर डायलेशन होती है। क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है कि क्रॉनिक स्टेज में वो जो मार्जिन है और वो जो बेस होगी अल्सर की, इट विल डेवलप फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन। अब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर नहीं होगी, अब फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी। जब फाइब्रोब्लास्ट है तो वहां पे ज्यादा स्कारिंग होगी और यहाँ पे होगा क्या, देयर विल बी अकोमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल वो थी पैटर्न्स थे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। लास्ट आपका आता है आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिससे फिर हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है। आउटकम्स अब क्या होंगे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई, अब उसके बाद क्या क्या हो सकता है, ये 3 आउटकम्स हो सकते हैं। या तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट नॉर्मली होता है रेजोल्यूशन, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, कोई भी इन्फेक्शन हुई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई, टॉक्सिन हुआ, ट्रॉमा हुआ, जिसकी वजह से वेस्कुलर चेंजेस हुई, न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट हुई, मीडिएटर्स है, जब वो अपना काम कर देंगे फिर वो जो जगह है वो नॉर्मल हो जाएगी, रेजोल्यूशन हो जाएगी। देयर विल बी क्लियरेंस ऑफ इंजरी स्टिमुलाई, देयर विल बी क्लियरेंस ऑफ मीडिएटर्स एंड एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स, देयर विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड सेल्स एंड देयर विल बी नॉर्मल फंक्शन, के वो सेलुलर डिब्री है और जो माइक्रोफेजेस हैं और जितने ल्यूकोसाइट्स हैं वो सारे आपके वो हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और जो डैमेज्ड एरिया उसकी रीजनरेशन हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है कि रेजोल्यूशन नहीं हो पाती। लेट्स सपोज कोई ऐसी क्या कहते हैं जगह जहाँ पे रीजनरेशन ना हो सके या कोई ऐसी जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई हो विच इज इनकेपेबल ऑफ रीजनरेशन, तो वहां पे फिर हीलिंग होगी। हीलिंग कैसे होगी कि वहां पे आपकी फाइब्रोसिस नजर आएगी, वहां पे आपकी स्कारिंग होगी। हीलिंग होगी कनेक्टिव टिश्यू से और वो उस प्रोसेस को हम स्कारिंग कहते हैं। तो ये यूजली वहां पे देखा जाता है जहाँ पे जहाँ पे आपका फाइब्रिन वो एक्सुडेट बनता है। जो मैंने जो फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन नहीं बताई थी उसमें यूजली यही होता है कि क्योंकि फाइब्रिन अगर रिमूव नहीं हो पाया सही से तो होगा कि वो फाइब्रोब्लास्ट की वो कराएगा, उनकी प्रोलिफरेशन कराएगा और उनको स्टिमुलेट करेगा उनकी प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्कारिंग होगी, जिसको हम हीलिंग भी कहते हैं। थर्ड क्या कहते हैं क्या आउटकम हो सकता है, थर्ड आउटकम ये हो सकता है कि लेट्स सपोज कि वो जो जगह है वहां पे ऐसा इन्फेक्शन आ गया कि वो कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन आ गया, परसिस्टेंट इंजरी हो गई या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसकी वजह से वो आपकी जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो ना हील कर पड़ सकती है ना रेजोल्यूट कर सकती है। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी वो प्रोग्रेस करेगी और प्रोग्रेस करके वो कन्वर्ट हो जाएगी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। तो ये 3 आउटकम्स हैं, एक तो रेजोल्यूशन, एक फाइब्रोसिस विच इज बेसिकली healing by connective tissue and last is progression of response to chronic inflammation। यहाँ पे आके हमारा acute inflammation पूरा खत्म हो जाता है। होप ये वाला समझ आ गया हो। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे chronic inflammation।